वंदे मातरम का जब 50 वर्ष हुए तब देश गुलामी में जीने के लिए मजबूर था। वंदे मातरम के 100 साल हुए तब देश आपातकाल की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। जब वंदे मातरम 100 साल का हुआ तब देशभक्ति के लिए जीने मरने वाले लोगों को जेल के सलाखों के पीछे बंद कर दिया गया था। जिस वंदे मातरम के गीत ने देश को आजादी की ऊर्जा दी थी, उसके जब 100 साल हुए तो दुर्भाग्य से एक काला कालखंड हमारे इतिहास में उजागर हो गया। गांधी जी लिखते हैं, यह गीत इतना लोकप्रिय हो गया है जैसे ये हमारा नेशनल एंथम बन गया है। वंदे मातरम इतना महान था, जिसकी भावना इतनी महान थी, तो फिर पिछली सदी में इसके साथ इतना बड़ा अन्याय क्यों हुआ? तुष्टीकरण की राजनीति के दबाव में कांग्रेस वंदे मातरम के बंटवारे के लिए झुकी। इसलिए कांग्रेस को एक दिन भारत के बंटवारे के लिए झुकना पड़ा। दुर्भाग्य से कांग्रेस की नीतियां वैसी की वैसी थी है, और इतना ही नहीं, आईएनसी चलते चलते एमएमसी हो गया है। आज भी कांग्रेस और उसके साथी और जिन जिन के नाम साथ कांग्रेस जुड़ा हुआ है, सब वंदे मातरम पर विवाद खड़ा करने की कोशिश करते हैं। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। नमस्कार। वंदे मातरम ये सिर्फ एक गीत नहीं है, ये उस भारत की आवाज़ है जिसने गुलामी की जंजीरें तोड़ी थी, जिस स्वर पर क्रांतिकारी भी लड़े और अहिंसा के पुजारी भी आगे बढ़े। आज वही वंदे मातरम अपनी 150वीं जयंती मना रहा है। प्रधानमंत्री ने लोकसभा में वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर ऐतिहासिक चर्चा की शुरुआत की। कहा, वंदे मातरम हर भारतीय का संकल्प है। इस मंत्र से भारत का विचार पुनर्जीवित हुआ है। वंदे मातरम के बंटवारे को लेकर कांग्रेस पर भी बरसे पीएम मोदी। विशेष चर्चा में विपक्षी दल भी शामिल हैं। पीएम मोदी ने कहा कि हमारे लिए गर्व की बात है कि वंदे मातरम के 150 वर्ष निमित्त इस ऐतिहासिक अवसर के हम साक्षी बन रहे हैं। एक ऐसा कालखंड जो हमारे सामने इतिहास की अनगिनत घटनाओं को अपने सामने लेकर आता है। ये चर्चा सदन की प्रतिबद्धता को तो प्रकट करेगी ही, लेकिन आने वाली पीढ़ियों के लिए भी, पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए भी ये शिक्षा का एक कारण बन सकती है, अगर हम सब मिल करके इसका सदुपयोग करें। और आज हम इसी पर करेंगे चर्चा। मैं हूं रमा त्यागी, मेरे साथ जुड़ेंगे खास मेहमान भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वंदे मातरम गीत के 150 वर्ष पूरा होने पर आज इसकी तुलना नदी के प्रवाह से की। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम अपने साथ एक प्रेरणा प्रवाह लेकर चल रहा है और आज़ादी के बाद अब हमें ये समृद्धि की ओर ले जाएगा। प्रधानमंत्री ने इस गीत से जुड़े इतिहास, उसके भाव जागरण और प्रेरित करने से जुड़े प्रसंग और तथ्य सदन में रखे। लोकसभा में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर चर्चा की शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इसके मंत्र ने समूचे देश को शक्ति और प्रेरणा दी तथा स्वतंत्रता आंदोलन को ऊर्जावान बनाया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज वंदे मातरम का स्मरण इस सदन के सभी सदस्यों और देशवासियों के लिए सौभाग्य की बात है।
पीएम मोदी ने कहा कि वंदे मातरम के 150 वर्ष उस महान अध्याय और गौरव को पुनः स्थापित करने का अवसर हैं। वंदे मातरम ने वर्ष 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रभु श्री राम ने भी लंका के वैभव को छोड़ते हुए कहा था, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। वंदे मातरम यही महान सांस्कृतिक परंपरा का एक आधुनिक अवतार है। आदरणीय अध्यक्ष जी, बंकिम दा ने जब वंदे मातरम की रचना की तो स्वाभाविक ही वो स्वतंत्रता आंदोलन का स्वर बन गया। पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, वंदे मातरम हर भारतीय का संकल्प बन गया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वंदे मातरम केवल राजनीतिक स्वतंत्रता का मंत्र नहीं है, बल्कि यह भारत को उपनिवेशवाद की बेड़ियों से मुक्त करने का एक साधन है। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम ने हजारों वर्षों से भारत में गहराई से जड़े जमाए एक विचार को पुनर्जीवित किया है। भारत माता ज्ञान और समृद्धि की देवी भी है और दुश्मनों के सामने अस्त्र शस्त्र धारण करने वाली चंडी भी है। अध्यक्ष जी, ये शब्द, ये भाव, ये प्रेरणा गुलामी की हताशा में हम भारतीयों को हौसला देने वाले थे। इन वाक्यों ने तब करोड़ों देशवासियों को यह एहसास कराया कि लड़ाई किसी जमीन के टुकड़े के लिए नहीं है। ये लड़ाई सिर्फ सत्ता के सिंहासन को कब्जा करने के लिए नहीं है। ये गुलामी की बेड़ियों को मुक्त कर हजारों साल की महान जो परंपराएं थी, महान संस्कृति, जो गौरवपूर्ण इतिहास था, उसको फिर से पुनर्जन्म कराने का संकल्प इसमें था। प्रधानमंत्री ने कहा कि वंदे मातरम वर्ष 1857 में ब्रिटिश सरकार के अत्याचारों के विरुद्ध विद्रोह के समय लिखा गया था। उन्होंने कहा कि राष्ट्रगीत के माध्यम से बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने इस चुनौती का बड़ी ताकत और दृढ़ संकल्प के साथ जवाब दिया। 1905 में अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन किया, लेकिन जब अंग्रेजों ने 1905 में ये पाप किया तो वंदे मातरम चट्टान की तरह खड़ा रहा। बंगाल की एकता के लिए वंदे मातरम गली गली का नाद बन गया था और वही नारा प्रेरणा देता था। अंग्रेजों ने बंगाल विभाजन के साथ ही भारत को कमजोर करने के बीच और अधिक बोने की दिशा पकड़ ली थी, लेकिन वंदे मातरम एक स्वर एक सूत्र के रूप में अंग्रेजों के लिए चुनौती बनता गया और देश के लिए चट्टान बनता गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वंदे मातरम महान सांस्कृतिक परंपरा की आधुनिक अभिव्यक्ति है। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम ने स्वतंत्रता आंदोलन को शक्ति और दिशा दोनों ही दी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने इस मौके पर कहा कि आप कितनी भी कोशिश कर लो, नेहरू पर कोई भी काला दाग नहीं लगा पाओगे। बड़े विनम्रता से मैं आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को मैं कहना चाहता हूं
और उनके पूरे मैं दल को कहना चाहता हूं और पूरे इनके ढांचे को कहना चाहता हूं, आप चाहे जितना भी कोशिश कर लो, आप पंडित नेहरू जी के जो उनका योगदान था उस पे एक भी काला दाग आप लगाने में सक्षम नहीं होंगे। और हमारे साथ हमारे तमाम मेहमान जो हैं वो इस वक्त जुड़ चुके हैं। अपने मेहमानों से मैं आपका परिचय करा देती हूँ। प्रोफेसर मक्खन लाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ऑथर एंड हिस्टोरियन हैं। और हमारे साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी जी जुड़े हुए हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। और हमारे सहयोगी अमरेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मक्खन लाल जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे और आपसे समझना चाहेंगे, प्रधानमंत्री ने जब चर्चा की शुरुआत की तो उन्होंने कहा कि ये गौरव का विषय है कि ये जो सदन है 150 वर्ष के निमित्त जो ऐतिहासिक अवसर का साक्षी बन रहा है। तमाम ऐसे कालखंड हैं जो सामने आएंगे और जो हमारी वर्तमान और भावी पीढ़ियों को भी जानना चाहिए। किस तरह से इस चर्चा को आप देखते हैं? प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल सही बात कही। कोई भी समाज, कोई भी देश, कोई भी व्यक्ति, कोई भी परिवार बिना अपने अतीत को जाने आगे नहीं बढ़ सकता। अतीत को जब आप जानते हैं तो उससे आप ये भी सीखते हैं कि हमने क्या गलतियां की, हमने क्या अच्छे काम किए और उसी के हिसाब से आगे का आकलन करते हैं। हमें बहुत ताज्जुब होता है जब कोई प्रवक्ता ये कहता है कि जवाहरलाल नेहरू के ऊपर आप काला धब्बा नहीं लगा पाएंगे। अरे भाई, कोई काला धब्बा नहीं लगा, काजल लेके नहीं बैठा है। लेकिन जो व्यक्ति इस देश के सर्वोच्च पद पर बैठा है, उस देश को इस बात का हक है जानने का, आंकने का हक है कि आपने जो किया वो देश के लिए ठीक था या नहीं ठीक था। क्योंकि आपने अपने पास से कुछ नहीं किया, देश के संसाधनों पर काम किया है, देश के भविष्य के लिए काम किया है, देश के भूत के ऊपर भी आपने काम किया है, तो पब्लिक को ये जानने का हक रहता है हमेशा। लिहाजा कभी भी जब आकलन किया जाए तो उसे व्यक्तिगत न लिया जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। रही बात, प्रधानमंत्री जी ने याद दिलाया, तमाम चीज़ों की बात उन्होंने नहीं कही। समय का अपना वो रहता है, मर्यादा होती है, उनकी अपनी मर्यादा है। लेकिन अगर आप इतिहास के पन्नों को उलटकर देख लीजिए तो मुस्लिम लीग ने तो विरोध 1908 में करना शुरू किया था, जब मुस्लिम लीग का दूसरा अधिवेशन था, उसमें मुस्लिम लीग के अध्यक्ष ने बोलते हुए विरोध किया था। उसके बाद 1923 में काकीनाडा में कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष थे मोहम्मद अली और वो वॉकआउट कर गए थे, उनका नहीं, हम नहीं कहने देंगे। 1937 में आके गांधी जी, जवाहरलाल, सब लोगों ने कहा कि भाई मुस्लिम विरोध कर रहे हैं, मुस्लिम विरोध कर रहे हैं। तो ये 3-5 किया गया, इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये बात काफ़ी कुछ डिसाइड हो गई थी। मैं एक ही पढ़ना चाहूँगा आपके दर्शकों के लिए कि किस हद तक डिसीजन लिए जा चुके थे। पब्लिक बाद में हुआ कि जब सुभाष चंद्र बोस ने चिट्ठी लिखी टैगोर को कि आप इस पर अपना न केवल मत रखिए बल्कि कहिए भी, उन्होंने साफ लिखा था कि मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले अधिवेशन के समय में वंदे मातरम को कांग्रेस से हटा दिया जाएगा। सुभाष चंद्र बोस ने उनको कहा और ये बात कहा गया कि आप कहिए। पता नहीं क्यों टैगोर ने नेहरू और गांधी के साथ जाना उचित समझा, लेकिन यह बात सही है। देखिए, उन्होंने जो पत्र लिखा था, मिल गया है मुझे, 16 अक्टूबर 1937 का पत्र है सुभाष चंद्र बोस का टैगोर के लिए, और उन्होंने लिखा है, कोट कर रहा हूँ, कांग्रेस कार्य समिति की मीटिंग में वंदे मातरम को हटाए जाने की पूरी संभावना है। मीटिंग हुई है 28 को, वंदे मातरम का इशू लिया गया, 26 से शुरू हुआ था, लेकिन 16 अक्टूबर को सुभाष चंद्र बोस ने लिख दिया था। सही किया या गलत किया, इसका आकलन बाद में होगा। पहले ये तो जिम्मेदारी ली जाए कि हाँ हमने किया। बात एक, वंदे मातरम को अगर आपने कांग्रेस के सभी फंक्शन से हटाया, नेशनल देश के सभी फंक्शन से हटाया, तो ये सही था गलत था ये बात की बात है।
पहली बात तो यह आती कि आप ये कहिए कि हाँ हमने लिया है, जिम्मेदारी लिया, और इसमें कोई संदेह नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का भी मेरे पास यहाँ सामने रखा हुआ है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिबेट इस पर जब हुई तो आप यकीन माने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डिबेट के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने निश्चय किया इस पर बहस नहीं करेंगे। झंडे पर बहस पूरी हुई, वॉल्यूम 4 उठा के देख लीजिए, लंबी बहस चली है जिसमें झंडे की साइज क्या होगी, कलर क्या क्या होगा, लेकिन वंदे मातरम का बहस नहीं हुई, इसलिए कि लोगों का जब देखा गया कि मूड क्या है। और सेठ गोविंद दास का लंबा भाषण है, आप उसे पढ़िएगा। उसके बाद ये तय हुआ कि हम बहस नहीं करेंगे, एजेंडा आइटम नहीं रखेंगे। संविधान सभा में वंदे मातरम को लेके एजेंडा आइटम नहीं आया, एक प्रस्ताव आया सीधे पास करने के लिए, और आपको मैं वो प्रस्ताव पढ़ के सुना देता हूँ। राजेंद्र प्रसाद ने ये 24 जनवरी को पढ़ा था। जन गण मन के नाम से जाने वाले शब्दों और संगीत से बनी रचना भारत का राष्ट्रगान है, जिसमें सरकार जरूरत पड़ने पर बदलाव कर सकती है जी। और वंदे मातरम गीत, ये विद इन कोट मैं कर रहा हूँ, वंदे मातरम गीत जिसने भारतीय आज़ादी की लड़ाई में ऐतिहासिक भूमिका निभाई है, उसे जनगण मन के बराबर ही समझा जाए। बिल्कुल, बेहद महत्वपूर्ण तथ्य जो है आप बता रहे हैं। बिल्कुल, और मक्खनलाल जी ये बराबर ही समझा आपके पास आएंगे, आपसे और समझेंगे इन तथ्यों को। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। त्रिपाठी जी, आपसे समझना चाहेंगे, प्रधानमंत्री राष्ट्र गौरव के पुनर्जागरण की बात कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस कहती है कि आप जो है नेहरू जी के नाम पर कोई दाग जो है नहीं लगा सकते हैं। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस को भी आज जमकर घेरा है, जिस तरह के सवाल उन्होंने उठाए हैं, किस तरह से देखते हैं? देखिए रमा जी, सबसे पहले तो ये कि नेहरू जी पर दाग कोई क्यों लगाएगा, और नेहरू जी तो बढ़िया चकाचक रहते थे एकदम, पूरे आंदोलन में भी वो वैसे ही रहे, स्वतंत्रता आंदोलन में भी, तो दाग लगाने जैसा तो कुछ है नहीं। लेकिन एक बात तो गंभीर है ना कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने जो लिखा वंदे मातरम, उसमें अगर तुम ही दुर्गा दशपहरण धारिणी वो पंक्तियां आती हैं, तो आप बंगाल की भूमि पर कोई काव्य रचा जा रहा है, कोई पंक्ति लिखी जा रही है, तो इससे सहज भावाभिव्यक्ति क्या हो सकती है? और जरा सोचिए कि उसको वो लोग भी विरोध करते रहे। वो लोग कह रहे हैं जो बंगाल की भूमि पर दुर्गा पूजा के वक्त सो कॉल्ड सेकुलर होने के लिए कहते हैं कि हम तो सब पंडालों में जाते हैं, हमें तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग भी उसमें शामिल होते हैं। तो सवाल यह कि क्या इस देश में जो फ्रॉड सेकुलरिज्म प्रैक्टिस किया जा रहा है, उस फ्रॉड सेकुलरिज्म की एक बुनियाद ये भी थी, नंबर 1। नंबर 2, ये सोमनाथ मंदिर के, जिसको हम कहते हैं ना कि उनका पुनर्निर्माण हो रहा था, तो जवाहरलाल नेहरू जी की क्या उनके मन की इच्छा थी, और जब जिसका राजनाथ सिंह जी ने अभी उल्लेख किया बाबरी मस्जिद को लेकर, या जिसको हम कहते हैं कि जब वंदे मातरम में वो पंक्तियां हटा दी गई जो 1937 के पत्र की बात की जा रही है, तो क्या एक हिंदू जो भावना है वो नहीं दिखे, एक हिंदू जो प्रतिष्ठा है वो नहीं नजर आए? इसका ख्याल नेहरू जी लगातार रख रहे थे क्या? मुझे लगता है कि ये एक बड़ा विषय है जो आज वंदे मातरम पर जो बहस हुई है, उसके बाद अब जाहिर है कल राज्यसभा में अमित शाह बोलेंगे तो और कुछ नए बिंदु जुड़ेंगे, लेकिन इतना तो सच दिखता है कि कांग्रेस जो स्वतंत्रता आंदोलन में सबके लिए सबकी पार्टी थे, वो छोड़ दीजिए कि A.O. ह्यूम ने उसको बनाया था, लेकिन सब उसमें शामिल थे, लाल बाल पाल वाली पार्टी, सुभाष चंद्र बोस वाली पार्टी, वो कैसे धीरे धीरे नेहरू कांग्रेस, फिर इंदिरा कांग्रेस और आज राहुल कांग्रेस में बदल गई, इस पर अध्ययन होगा तो ये बातें आसानी से समझ में आ जाएंगी। बिल्कुल, मक्खनलाल जी, आपसे समझना चाहेंगे, वंदे मातरम के जो अंश हटाने पर सियासी टक्कर एक तरह से चल रही है। बीजेपी का कहना है कि 1937 का जो ये फैसला था झुकाने वाला कदम था, लेकिन कांग्रेस कहती है कि ये समग्रता के लिए था। किस तरह से आप इसे समझाना चाहेंगे? हम इतिहास के विद्यार्थी होने के नाते जो कुछ भी मेरा अध्ययन है, आज तक मैं नहीं समझ पाया कि कांग्रेस का उस समग्रता का मतलब क्या है। और 1937 में हो, चाहे 1931 में हो, चाहे 1916 में हो, 1916 में कांग्रेस ने जिन्ना के साथ लखनऊ समझौता किया था, तो किस समग्रता की बात को कांग्रेस करती थी, किस समग्रता को लेके आगे चल रही थी कि 1947 में वो समग्र रूप से अलग हो गए? कौन सी ऐसी समग्रता थी? कभी तो किसी किताब में किसी बात में बताया जाए। वास्तविकता ये है
1937 में 16 से शुरुआत होती है। लखनऊ अधिवेशन में जब तिलक, कांग्रेस की तरफ से तिलक और मुस्लिम लीग की तरफ जिन्ना ने समझौते किए इलेक्टोरेट को लेके, 1916 से लेके 1947 तक कांग्रेस जिन्ना तो बाद में आए, अंतिम कड़ी थे मुस्लिम लीग में। जिन्ना बाद में आए, 1934 के बाद आए हैं। 1934 के पहले मुस्लिम लीग में और लोग भी थे, अंतिम कड़ी थे जिन्ना। कांग्रेस ने हमेशा मुस्लिम लीग के आगे घुटने टेके। 1937 में जब मुस्लिम लीग ने देख लिया कि अपना ये राष्ट्रगान तक छोड़ने को तैयार हैं, तब वो समझ गए थे कि कांग्रेस का मतलब उस समय गांधी जी को और जवाहरलाल नेहरू को किसी हद तक झुकाया जा सकता है, किसी हद तक झुकाया जा सकता है। और इस समग्रता के चक्कर में माया मिली न राम, न देश बचा न राष्ट्रगान को ये बचा पाए। और राष्ट्रगान एक सिंबल नहीं है, एक जीवंत चीज है जिसको आप आत्मसात करते हैं। झंडा एक जीवंत चीज है जिसको आप आत्मसात करते हैं और उसके लिए आप जान दे देते हैं। वो गाना जो है वो शब्दों में लिखा हुआ या काली शाही से छपा हुआ शब्द नहीं है, उसके लिए आप जान दे देते हैं। वो कागज, बिल्कुल वो जीवंत भाव है, टुकड़ा नहीं है जी। झंडा। हमारे संवाददाता अमरेंद्र गुप्ता भी इस वक्त संसद भवन से जुड़े हुए हैं। अमरेंद्र, क्या कुछ जानकारी, किस तरह से चल रही है चर्चा? देखिए रमा, आज का दिन बेहद ही अहम और खास माना जा सकता है, न सिर्फ राजनीतिक नजरिए से बल्कि अपने देश के स्वाभिमान से किस तरह से ओतप्रोत किया जाए, इसको लेकर भी ये विशेष चर्चा एक अहम मानी जा सकती है। आज लोकसभा में जब 12 बजे प्रधानमंत्री जी ने इस चर्चा की शुरुआत की तो उन्होंने वंदे मातरम किस तरह से बंगाल आंदोलन से लेकर स्वतंत्रता का गीत बना और किस तरह से इस गीत ने इतनी लंबी यात्रा की, और जब ये राष्ट्रीय गीत बनकर लोगों को आज प्रेरित कर रहा है तो इसके कई अनछुए पहलुओं को प्रधानमंत्री ने जिक्र किया। इसके अलावा हम बात करें कि वंदे मातरम ने क्या प्रण दिया है और आज किस संकल्प के साथ वंदे मातरम के साथ जाना है, यह चर्चा लगातार जारी है। और अगर हम बात करें लोकसभा में तो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के तमाम नेताओं ने वंदे मातरम किस तरह से संकल्प के साथ हमें आज भी प्रेरणा दे रहा है इस बात को रखा, साथ में इस पूरी यात्रा को भी रखा। वहीं हम बात करें और दूसरी पार्टियों की तो कांग्रेस की तरफ से गौरव गोगोई ने और प्रियंका गांधी वाड्रा ने इसमें पक्ष रखा। वहीं बात करें समाजवादी पार्टी की तो अखिलेश यादव के अलावा अयोध्या प्रसाद ने इस पर पक्ष रखा। और ये चर्चा लगातार लंबी चलने वाली है। 10 घंटे का समय इस पूरी चर्चा के लिए अलॉट किया गया है, लेकिन जो स्पीकर्स ने साफ तौर पर कहा है अगर वक्ता होंगे तो समय भी बढ़ाया जा सकता है। तो ये ऐसी उम्मीद की जा रही है कि ये चर्चा जो है देर रात तक चलने वाली है। और इस चर्चा से एक चीज तो बहुत साफ है कि आज संसद भवन में इस तरह के वंदे मातरम के गीत गुंजायमान हैं और जो सांसद निकल कर बाहर आ रहे हैं काफी अहम और ऐतिहासिक इसे कहा जा सकता है। उनका सब बिल्कुल, आप जुड़े रहिए हमारे साथ चर्चा में। वक्त हो चला है एक ब्रेक का, बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। LIC युवा प्रोफेशनल्स के लिए लाए हैं नवजीवन श्री। करें नियमित प्रीमियम का भुगतान, जीवन बीमा का आनंद लें, प्राप्त करें प्रीमियम के प्रतिशत पर गारंटीकृत एडिशंस, अपने वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप मैच्योरिटी पर गारंटीकृत धनराशि पाएं। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक अतिरिक्त लाभ आज ही खरीदें। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। खास मेहमान हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, आपसे समझना चाहेंगे, वंदे मातरम की हम बात करते हैं तो जो जीवंत भाव है, जो हमारे आत्मगौरव का प्रतीक है, वो गीत, वो शब्द जिसने उस दौर में पूरे देश को एक कर दिया था, आज़ादी की ज्योत जलाने के लिए, जागृत करने के लिए, उस पर आज जो एक गौरवशाली अवसर है उसमें विपक्ष की जिस तरह से बयानबाजी आ रही है, उसकी टिप्पणी आ रही है, उसका क्या कारण आप पाते हैं?
देखिए, बड़ी सीधी सी बात है रमा जी, ये कांग्रेस पार्टी वो नहीं है जो स्वतंत्रता आंदोलन वाली पार्टी थी। एक परिवार को सत्ता देने के लिए देश के किसी भी विचार, किसी भी धारा, किसी भी समाज, किसी भी समूह को लगातार अपमानित करने की, गलत तरह से प्रस्तुत करने की कोशिश की गई। वंदे मातरम पर चर्चा होगी तो उसके वो जो पैरा हैं, जो स्टैंजा हैं, वो जो निकाले गए हैं, उस पर चर्चा होगी। उस पर चर्चा होगी तो उसके कारणों पर चर्चा होगी। और जो आज हो रहा है, यही वजह है कि सदन में प्रियंका को बोलना पड़ रहा है कि गांधी जी पर, नेहरू जी पर कोई आप दाग नहीं लगा पाएंगे। गोगोई को एक कहना पड़ रहा है, गौरव गोगोई को। इसका सीधा सा मतलब हुआ कि कांग्रेस पार्टी जो एक पारिवारिक पार्टी बन गई और जिसको महात्मा गांधी चाहते थे कि इस पार्टी को भंग कर देना। और वरना जरा सोचिए ना, हम दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे पुराना लोकतंत्र होने की बात करते हैं, एक पार्टी के इर्द गिर्द पूरी राजनीति चलती रहेगी। यानी चीन में तो बाद में सीसीपी जैसी स्थिति आई, भारत में तो नेहरू गांधी के नाम पर पहले ही वन पार्टी डेमोक्रेसी, जिसको डिक्टेटरशिप कहते हैं, वैसा करने की कोशिश की गई। वंदे मातरम पर होने वाली चर्चा से फ्रॉड सेकुलरिज्म की बुनियाद टूटेगी। वंदे मातरम पर चर्चा होने से इस देश में असली लोकतंत्र कैसे होना चाहिए उसकी बात होगी। बिल्कुल, बेहद महत्वपूर्ण बात आप बता रहे हैं। चर्चा जो है ये लंबी हो सकती है, लेकिन समय हमारे पास जो है वो बहुत सीमित है। बहुत शुक्रिया आपका हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, मक्खनलाल जी आपका भी, और अमरेंद्र आपका भी हमसे जुड़ने के लिए और इतने महत्वपूर्ण विचार हमारे दर्शकों के सामने रखने के लिए। इसके साथ ही चर्चा में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।